कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट में दिए गए प्रश्न आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से संबंधित हम सवाल हल करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए तथा समांतर रेखा बोर्ड एवं त्रिभुज कटिंग की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। तो हम सर्वप्रथम प्रमेय को लिख करके, उसका कथन लिख करके उसको सिद्ध करेंगे और पश्चात एक समांतर रेखा बोर्ड बनाकर एवं त्रिभुज, कुछ त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इन्हें बनाकर इनकी सहायता से हमको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के कथन को सत्यापित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रमेय का कथन क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन है। इसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक त्रिभुज है। आप कोई भी माप का एक त्रिभुज बना लेंगे, हो सके इसे आप स्केल पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, आइए अब क्या दिया गया है उसको आधार मानते हुए हम यहाँ लिखते हैं। जैसे देखिए, ABC एक त्रिभुज है। जो कथन दिया रहेगा प्रमेय में, उस कथन को आधार मान करके दिया गया में लिखा जाता है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लीजिए त्रिभुज ABC है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर बोला है। तो एक भुजा कौन सा, मान लीजिए BC के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच दिया गया, ऐसे ये समांतर रेखा खींच दिया गया। तो जिसमें मान लीजिए इसका नाम D है और इसका नाम क्या है, E है। ठीक, तो जिसमें DE समांतर BC खींचा गया है, जो भुजा, ये प्रश्न बोला ना, बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए, तो बाकी दो भुजा कौन सा है, एक भुजा AB है और दूसरी भुजा AC है। तो AB को D पर प्रतिच्छेद करती है और AC को E पर। तो जो भुजा AB को D बिंदु व भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दिया गया में आ गया। आइए सिद्ध करना है, उसको लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो समांतर रेखा खींचा जाएगा जैसे DE, यह उन दोनों भुजाओं को, अर्थात AB भुजा और AC भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये कह सकते हैं AD का जो AD और DB के बीच जो अनुपात होगा, AD और DB के बीच जो अनुपात होगा, वही अनुपात AE और EC के बीच होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचना की हमें आवश्यकता होगी। आइए रचना कर लेते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज ADE में एक AB भुजा पर एक लंब रेखा खींचते हैं, एक लंब खींच देंगे, उसका नाम दे देंगे EF। ये हो गया, यह 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, एक दूसरा इसी प्रकार से AC भुजा पर D से एक लंब डाल देंगे, इसको नाम दे देंगे DG। यहाँ भी 90 अंश का कोण होगा। तथा इसे मिला देंगे BE को, और इसी प्रकार ये DC को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए EF लंब AB
डी जी लंब है ए सी खींचा तथा बी ई व सी डी को मिलाया। क्या है? मिलाया है। ठीक है। आइए अब हम उपपत्ति प्रारंभ करते हैं। ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए डी बटे डी बी और यहाँ है ए ई बटे ई सी। तो ए डी और डी बी से संबंधित, जैसे देखिए ए डी भुजा से संबंधित त्रिभुज कौन सा है? तो ए डी भुजा ये है, इससे संबंधित त्रिभुज क्या है? ए डी ई। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई वाह। अच्छा, इसको देखिए डीबी, डीबी भुजा से संबंधित त्रिभुज कौन सा है? तो डीबी भुजा से संबंधित त्रिभुज डी बी ई है। तो त्रिभुज डी बी ई में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तब इनके भुजाओं में ए डी और डी बी का अनुपात निकल आएगा। तो यहाँ पर है क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग भी जानते हैं, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। तो ये 1/2 आधार क्या है? देखिए ए डी ई त्रिभुज में आधार यहाँ पर ए डी हो गया, ए डी लिखा हमने। ऊंचाई तो जो यहाँ पर लंब है त्रिभुज ए डी ई में शीर्ष लंब ई से यहाँ पर खींचा गया है ई एफ, तो ये उसके लिए ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई हो जाएगा ई एफ। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिखा गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ये इसको हम समीकरण 1 नाम दे लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमको त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 आधार क्या है? देखिए त्रिभुज डी बी ई में आधार डी बी है, ये हमने लिख लिया आधार डी बी। और ऊंचाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज डी बी ई ये एक इस कोण को आधार माने ये अधिक कोण है। तो यदि हम बी डी भुजा को आगे बढ़ा हुआ माने ऐसे, तो यहाँ से ई से एक लंब डाला गया है ई एफ। तो त्रिभुज डी बी ई के लिए भी ये जो लंब है ना वो ऊंचाई कहाएगा। तो यहाँ ऊंचाई में ई एफ ही आएगा। ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे। समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, तो बायां पक्ष में बायां पक्ष का भाग होगा, अर्थात अनुपात ले रहे हैं, समझिए। तो त्रिभुज ए डी ई और बटे यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 गुणित ए डी गुणित ई एफ, और ये 1/2 गुणित डी बी गुणित ई एफ हो गया। 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ कैंसिल हो गया। आया क्या? ए डी बटे डी बी। ये समीकरण नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? समीकरण 3। ठीक इसी प्रकार अब हमें ए ई बटे ई सी के लिए भी ज्ञात करना है। आइए इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पार्टीशन कर लेते हैं ताकि लिखने में सहूलियत हो। ठीक है। ऐसे आइए ए ई बटे ई सी। तो ए ई से संबंधित त्रिभुज कौन सा है? ए ई भुजा ये है। इससे संबंधित त्रिभुज ए ई डी या ए डी ई ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है तथा त्रिभुज ए डी ई व ई सी भुजा से संबंधित त्रिभुज देखिए ई सी डी।
या DEC भी बोल सकते हैं। त्रिभुज DEC में इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर 1/2, ध्यान दीजिए चूंकि यहाँ पर DG लंब डाला गया है AC भुजा पर, तो ये तो ऊंचाई हो गया और आधार क्या हो गया AE। तो आधार में AE को ले लेंगे और ऊंचाई में क्या हो जाएगा DG। ठीक, ये समीकरण नंबर हो गया 4। इसके बाद हमको क्या करना है, DEC, ठीक है ना। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो ये 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो इसको लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC और बराबर 1/2 आधार क्या है, तो आधार यहाँ EC लेना है। तो EC आधार हो गया और ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए आपको DG को ही ऊंचाई मानना होगा जो लंब है ना। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए ऊंचाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DG। ये समीकरण नंबर 5 दे दीजिए नाम। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग करेंगे, ठीक है। तो ये अनुपात AE/EC हमें मिलेगा। समीकरण 4 भागित समीकरण 5 से, आइए बायां पक्ष में बायां पक्ष का अनुपात ले लें। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और ये है क्षेत्रफल त्रिभुज DEC, तो ये 1/2 गुणित AE गुणित DG और ये 1/2 गुणित EC गुणित DG। ऐसे 1/2 कैंसिल है, DG कैंसिल है। तो अब क्या बचा, AE/EC। ये समीकरण नंबर, इसको 6 नाम दे देते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए समीकरण 3 में क्या है, दाएं पक्ष में AD/DB है। समीकरण 6 में दाएं पक्ष में क्या है, AE/EC है। तो हमें AD/DB और AE/EC को बराबर बताना है, क्योंकि सिद्ध यही करना है। तो इसके लिए समीकरण 3 और समीकरण 6 के दोनों के बाएं पक्ष को हमको बराबर बताना होगा। यदि दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाए, अर्थात ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों अगर बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 6 का बायां पक्ष बराबर है। तो इनका दायां पक्ष अर्थात AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आइए समीकरण 3 और समीकरण 6 के बाएं पक्ष की तुलना करते हैं। अब समीकरण 3 व समीकरण 6 के बाएं पक्ष की तुलना करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों के बायां पक्ष में दोनों का अंश समान है। देख लीजिए, यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज ADE है, यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज AD है, तो दोनों समान है, ठीक है। तो और साथ में यहाँ पर हर में देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज DBE, क्षेत्रफल त्रिभुज DB ये E है ना, और यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। अगर ये दोनों हर समान हो जाए तो दोनों का बायां पक्ष समान हो जाएगा। तो अब देखते हैं, चूंकि अंश तो समान है, ठीक है ना, तो अंश समान है, अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE ही है। तो अब हर को समान, तो अब हर को ध्यान से आप लोग देखिए,
त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार भुजा DE पर बने हैं। ये देख लीजिए, DE पर ये बना है और साथ में DE पर यह भी बना है, ये त्रिभुज। तो चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार भुजा DE पर बने हैं और साथ ही समांतर रेखा DE और BC के अंदर बने हैं दोनों, ठीक है ना, दोनों क्या है, अंदर बने हैं, ठीक है। तो चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार, ध्यान से देखेंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC एक ही आधार DE, ठीक है ना, तथा समांतर रेखाओं BC व DE के बीच बने हैं, अतः इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEC, ऐसे। और इसे हम समीकरण 7 नाम दे देते हैं। अब आप लोग के लिए आसान हो गया। फिर से तुलना करिए बाएं पक्ष का। समीकरण 3 और 6 में दोनों का बायां पक्ष का अंश समान है और समीकरण 7 से दोनों का हर भी समान हो गया। देखिए, तो अब हम कह सकते हैं समीकरण 3, 6 और 7 की सहायता से कि दोनों का वाम पक्ष, समीकरण 3 और 6 का वाम पक्ष बराबर है। तो अब समीकरण 3, 6 व 7 से स्पष्ट है कि इनका बायां पक्ष अर्थात वाम पक्ष बराबर है वाम पक्ष, ऐसे, ठीक है। तो जब बायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, इसका तात्पर्य है दोनों का दायां पक्ष अर्थात दक्षिण पक्ष बराबर होगा। दक्षिण पक्ष बराबर हो जाएगा दक्षिण पक्ष के अर्थात दायां पक्ष के, और दोनों का दक्षिण पक्ष क्या है देख लीजिए, AD/DB। तो ये AD/DB और इसका दक्षिण पक्ष है AE/EC। इस प्रकार से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को हमने सिद्ध किया। अब आइए इस आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को हम समांतर रेखा बोर्ड एवं त्रिभुज कटिंग की सहायता से इसको सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग एक समांतर रेखा बोर्ड स्वयं बना सकते हैं। एक सादे कागज ले लीजिए, ड्राइंग शीट ले सकते हैं और एक प्लेन सतह पर उसको रख करके आप ना इस प्रकार से, या तो आप ग्राफ पेपर, बड़ा वाला जो ग्राफ पेपर है, आप उस पर इस प्रकार से, चूंकि एक खाना 1-1 सेंटीमीटर की दूरी को बताता है, तो इसलिए आप इस प्रकार से कुछ रेखाएं परस्पर जो समांतर है खींच लीजिए, ठीक है ना। इन रेखाओं को हम नाम दे रहे हैं L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, इस प्रकार से, ठीक। और साथ ही ध्यान दीजिए, हम एक दूसरे सादे कागज पर या ड्राइंग शीट पर त्रिभुज की कुछ आकृतियां बना लेते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। देखिए तीनों कोण न्यूनकोण है, इनको नामकरण कर देंगे, ये PQR। जैसे एक हमने कोण बना दिया क्या, अधिक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक समकोण बन रहा है आकृति, ठीक है। और एक हमने अधिक कोण बनाया, क्या बनाया हमने, एक अधिक कोण। यहाँ पर देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज है,
ये अधिक कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। इस प्रकार से त्रिभुज की कुछ आकृति ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मापन में आसानी होगा। और उसको इस प्रकार आप कटिंग करके रख लीजिए। अब इस प्रकार इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब देखिए करना क्या है उसको, आप समांतर रेखा बोर्ड को इस प्रकार आप रखिए, ठीक है। और कोई भी एक त्रिभुज हम यहाँ पर मान लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज, मैं एक न्यूनकोण त्रिभुज को मैं रख रहा हूँ, ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझना है। इस त्रिभुज की कटिंग को मैंने इस समांतर रेखा बोर्ड पर इस प्रकार मुझे रखना है। देखिए ये जो भुजा क्यू आर है, ये जो कोर कटा हुआ है ना कार्नर, ये इसको हम भुजा क्यू आर मान रहे हैं। तो इसको उठा करके हम यहाँ पर इस प्रकार रख रहे हैं, कहीं भी इस प्रकार रखिए, मान लीजिए हम यहाँ रख दे रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो भुजा क्यू आर है, मान लीजिए रेखा L7 पर ऐसे पड़ रहा है, ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो क्यू आर भुजा है वो देखिए रेखा L7 के यहाँ पर संगत है कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमारे पास ये जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ध्यान देना है कि त्रिभुज की जो भुजा है, ये वाली भुजा पी आर भुजा और ये वाली भुजा पी क्यू भुजा, इन समांतर रेखाओं में से किसको कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उसको देखते हैं, आइए, है ना। ये इसको ऐसे जमाइए, तो ध्यान देना है, मान लीजिए ये देखिए ऐसे, मैं इसको रेड इंक से लिख यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मान लो ये बिंदु आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, या इस भुजा को देखिए यहाँ पर काट रहा है, तो इस बिंदु को नाम दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, इस दूरी को मापना है, इस दूरी को मापना है, और जो सारणी आपको बताया गया है उस सारणी में लिखना है। आइए मैं एक समकोण त्रिभुज का भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये ऐसे, हम इसको इस प्रकार रखते हैं कि BC भुजा जो है ठीक L7 पर पड़े। आइए रख के देखते हैं, ऐसे, ये देखिए आ रहा है ना, ऐसे। तो मान लीजिए AB भुजा है ना, ये यहाँ पर देखिए इसको काट रहा है बिंदु D पर, और यहाँ पर काट रहा है बिंदु E पर, ठीक, ये देखा। तो आपको क्या करना है, AD की दूरी को नाप लेनी है। तो जैसे यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, 1 और 1 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना। तो उसको आप नाप लीजिए, इधर भी आप दूरी को AC को नाप लीजिए, और उसको ये बताए गए जो चार्ट आपको पूर्व में बताया जा चुका है, AD का जो लंबाई है यहाँ लिखिए, DB का लंबाई है यहाँ लिखिए, और AE का लंबाई है यहाँ लिखिए, EC की लंबाई है यहाँ लिखिए, ये देखिए, है ना। ये AD का जो लंबाई आएगा उसको उस सारणी में लिखना है, DB का जो लंबाई आएगा उस सारणी में लिखना है, AE का लंबाई आएगा उस सारणी में लिखना है, EC का लंबाई आएगा सारणी में लिखना है, ध्यान देना है इस प्रकार। तो इन मानों को यहाँ रखेंगे, और जैसे AD का जो मान आएगा, DB का जो मान आएगा, उन दोनों के बीच अनुपात लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार AE का जो मान आएगा, EC का जो मान आएगा, उनका अनुपात लेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यहाँ पर जो अनुपात आएगा वही अनुपात यहाँ मिल रहा है। तो अवलोकन या निष्कर्ष में हम यहाँ लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इस प्रकार से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय सत्यापित हो गया, ऐसा कह सकते हैं। चाहें तो आप कुछ और बिंदु बढ़ा कर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर DE है, आप चाहें तो कुछ और बिंदु यहाँ पर क्या ले लेंगे, कुछ दूसरा बिंदु आप ले सकते हैं। जैसे DE है, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु अगर चाहें तो F ले सकते हैं, यहाँ पर इसको G ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए
यहाँ पर ए एफ का लंबाई निकालना है और एफ बी का लंबाई निकालना है। इसी प्रकार ए जी का लंबाई निकालना है और आपको क्या है जी सी का लंबाई निकालना है और उनका अनुपात लेना है। तो दोनों अनुपात क्या होगा, समान आएगा। इस प्रकार से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का सत्यापन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप प्रोजेक्ट फाइल में इस प्रकार आप इसको एक लगा लीजिए आप पेज में, ठीक है ना, बना करके। तो शेष सवाल अगली कड़ी में देखते हैं।